जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर रहता है। याद रखिएगा, जीवन में जितना भी आप पहचान, कितना भी आप सोर्स लगा ले, अगर आप का कर्म सही होगा तभी आप कहीं भी टिक पाएंगे। इसलिए अपने काम के प्रति अडग सजग और प्रबल रहें और कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन्ड रहें। किसी भी प्रकार से अपने काम मतलब अपने पढ़ाई के प्रति कोई भी कोताही ना करें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किस न्यायमूर्ति की सिफारिश की है? तो एकदम सा सिंपल आंसर था इसका, सी ऑप्शन सही होगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड रोशनी और शशि। ठीक है, लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से। आप सभी नए होंगे तो मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न रोज रखा जाता है जिसका कमेंट में आपको आंसर देना होता है। तो आंसर जरूर दे, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए चीजों से ही ये पूछा जाता है। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मतलब 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1993 में हुए 72वें संविधान संशोधन को याद करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया था, जो कि पंचायती राज को याद दिलाने के अवसर पर किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, पंचायती राज अधिनियम भारत की एक नींव के बराबर है, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं और उस ग्रामीण अंचल के जितने भी व्यक्ति हैं वो पंचायती राज अधिनियम का पालन करते हैं। तो आज के दिन 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कौन सा नया सुधार लागू करने की घोषणा की है? तो ये अनिवार्य कर दिया है कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाना। जैसे कि भाषा के रूप में बहुत सारे लोग क्षेत्रीय भाषा को पढ़ते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, जैसे कि आपका मराठी भाषा महाराष्ट्र में चलता है, वैसे ही उर्दू को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर कहा जाए तो हिंदी की जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी को अनिवार्य रूप में जो है रखा गया है। अगर हम कंटेंट को पढ़ें तो हिंदी तीसरी भाषा। अब मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी भी पढ़नी होगी। पहले इन स्कूलों में सिर्फ 2 भाषाएं पढ़ी जाती थी, मराठी और अंग्रेजी, दूसरी भाषा और आपका हिंदी। ठीक है, तो अब हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। क्लियर है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बोलता है कि नई शिक्षा संरचना बनाते हुए प्री प्राइमरी 3 वर्ष कक्षा 1 और 2, तैयारी चरण कक्षा जो है वो आपका 3 से 5 रहेगा, मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12 तक अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे राज्य इसका पूर्ण पालन कर रहे हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि त्रिपुरा क्षेत्र में बोली जाने वाली आपका ये बोली है कोक बोरोक। क्या नाम है इसका? कोक बोरोक। ये काफ़ी प्राचीन भाषा है। लगभग 10,000 से अधिक लोग 10 लाख से अधिक लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग ये रखी है। ठीक है, अगर हम बात कहें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मैं हमेशा बताता हूं कि त्रिपुरा और मिजोरम ये जो है आपका यहाँ से
गुजरती है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नक्शा निकालें और नक्शा में देखें। मैं स्टैटिक पोर्शन बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। यूनेस्को में शामिल दुनिया की संकटग्रस्त भाषाओं में एटलस भाषा है, जो कि संकटग्रस्त है, बहुत कम लोग इसको बोलने लगे हैं। उसी प्रकार ये आपका कोकबोरोक भाषा जो है, इसको क्या किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की चर्चा की गई है या मांग की गई है। अगर हम बात करें भाषा परिवार में, तो सीनो तिब्बती भाषा परिवार तिब्बती बर्मी शाखा से संबंधित है। ये कोकोबोरोक मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोला जाता है। 10 लाख से अधिक लोग कोकोबोरोक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें अगर प्रमुख जनजाति बात करें तो टिपरा, रियांग, जमातिया, न्योतिया आदि बोली जाती है, ठीक है, जनजातियों के द्वारा। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो भाषाएं लिखी है, इससे संबंधित जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइए नीलगिरी पर्वत श्रेणी जानते हैं आप, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों को मिलाने वाली क्या है, घाट है, जिसे हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है, जिसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान के जो है आपका 8वीं अनुसूची शामिल है ना, जिसमें टोटल 22 भाषा है। और 22 भाषा जो है इस प्रकार से है, देख सकते हो आप, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली, ठीक है। मैथिली भी लिख सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 22 भाषा है, जिसको 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ा गया था। 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली हो गया, यहाँ मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। संबंधित अनुच्छेद 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के 344 और 351 में है, जो कि आप देख सकते हैं 344(1) में जो है आपका यह अनुच्छेद संविधान में लागू होने वाले 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठन प्रावधान करता है। आयोग में एक अध्यक्ष 8वीं अनुसूची से संबंधित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। आयोग का मुख्य कार्य, राष्ट्रपति क्या करेगा, हिंदी के प्रभावी उपयोग पर सलाह देगा। वैसे 351 क्या बोलता है, तो संघ पर हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की जिम्मेदारी डालता है। इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की विविध संस्कृति तत्वों को अभिव्यक्ति के माध्यम बनाना, मतलब बोलने से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो हिंदी कितना अनिवार्य है ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किन खिलाड़ियों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि आर्म डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स, ये 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। स्वीडन के पोल वाल्टर आर्म डुप्लिटिस नाम है इनका, और संयुक्त राज्य अमेरिका की कलात्मक जिम्नास्टिक है जिनका नाम क्या है, सिमोन बाइल्स को 2025 का लॉरियस विश्व वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्म डुप्लांटिस है, स्वीडन के हैं। पोल वॉल्ट खेलते हैं। वैसे ही सिमोन बाइल्स हैं अमेरिका की, जो कि जिम्नास्टिक करती हैं, ठीक है। चलो अगला बढ़े आगे। किस फ्रांसीसी एयरस्पेस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा के लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की रुचि रखी है? तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका नाम है आपका डसॉल्ट एविएशन। क्या करेगी, तो नोएडा के पास जो नोएडा में मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक तकनीकी कौशल विकास के लिए जो है ये क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कूल बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग
एरोस्पेस हो गया आपका, साथ ही साथ जितने भी मतलब उड़ान से संबंधित पढ़ाई है उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। और क्या होगा, इससे उसके कौशल में विकास होगा, रोजगार का सृजन होगा। और ये परियोजना में अगर हम उद्देश्य देखें तो परियोजना के लिए लगभग 1365 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। MRO जिसे हम मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के नाम से जानते हैं, केंद्र सैन्य और नागरिक दोनों विमानों की मरम्मत की देखभाल करेगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, स्कूल खोलेगा, प्रशिक्षण देगा, पाठ्यक्रम तैयार करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। हाल ही में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि आचार्य अच्युत सामंत जी को ये पुरस्कार दिया गया है इनके समाज सेवा के क्षेत्र में। और असम में ये जो है आपका कहा जा सकता है कि ये पुरस्कार दिया जाता है। देख सकते हैं आप, असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। आदिवासी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सामाजिक बदलाव के माध्यम से ये दिया गया है इन्हें। ठीक है, अगर इन्हें कहा जाए तो पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया गया है, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए नगद दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की बात करें तो बोडो समुदाय के प्रतिष्ठित समाज सुधारक हैं, अध्यात्म नेता है। असम के मिंच गांधी भी इन्हें कहा जाता है। बोडो समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया है इन्होंने और उनके नाम से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ? 28 लोग शहीद हो गए। ये मारे गए नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्षमा चाहूंगा मैं, शहीद हो गए। ठीक है, शहीदी का दर्जा मिलता है इस प्रकार की घटना के बाद किसी भी व्यक्ति को, और सच में वो शहीद हुए हैं। लेकिन आए कहाँ से ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक प्रकार से एक ये बहुत ही दुखद घटना है जिससे कि दिल जो है एकदम झंझोड़ जाता है। मेरे प्रिय साथियों, नहीं मालूम क्यों लोगों को किसी की जान लेने में इतना खुशी होती है, कितना मज़ा आता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर धर्म को लेकर जो है ये जो है इतना बड़ा जो है कांड किया गया है, ये कृत्य को रचित किया गया है, तो ये बहुत ही दुख भरी बात है। मैंने परसों इसको देखा था, इस न्यूज़ को, सोचा कि काफ़ी रिसर्च करूं, तो रिसर्च करने से यही समझ में आया कि एक बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरब यात्रा में थे, वहाँ से जो है वो वापस आ गए। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार वो जो आतंकवादी थे वो इंटर कहाँ से हुए, हमारी जो भारतीय सेना है जिसे विश्व का दूसरा सबसे सशक्त सेना माना जाता है, वो उनके बीच कैसे आ गए, है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इतने टेक्नोलॉजी, अभी हमने लेज़र बीम बनाया और बहुत सारे हथियारों का हम परीक्षण करते हैं, मिसाइल में इतने सशक्त हो चुके हैं, परमाणु सशक्त हैं, लेकिन वो आए कैसे? चलो ये तो सवाल है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, जो शहीद हो गए उनकी क्या गलती थी? जो शहीद हो गए वो उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऐसे आतंकवादी लोग, ऐसे बेरहम लोग जो हैं उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा, इसमें आगे बढ़ता हूँ। और बहुत ही दुखद घटना है ये। ठीक है, चलो। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। डीपीएस फ्लेमिंग झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसे क्या किया गया है, संरक्षित झील बनाया गया है। अरविंद श्रीवास्तव जी केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जो है वो संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया, संस्कृति का 5वां अध्याय। ठीक है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जो है वो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अनाहत सिंह वीर चोटरानी सेलेक्ट हो गए हैं, PSA सीनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए नामित हो गए हैं। महाराष्ट्र जो है पिंक ई रिक्शा चला रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, इसे बताइएगा, इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज पहलगाम के जो शहीदों के नाम से मेरे चेहरे में जो है हंसी नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।